नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार गरीबों और प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है और आप इस बात के लिए मोदी सरकार का विरोध करते हैं, तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने प्रवासी मजदूर के मामले में बीजेपी सरकार को घेरा। कहा, ऐसा लगता है कि व्यवस्था ने श्रमिकों को त्याग दिया है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान अपने रोजगार गंवा चुके, दूसरे राज्यों में फंसे और किसी तरह अपने गृह नगर वापस लौट रहे प्रवासी श्रमिकों की स्थिति को लेकर बृहस्पतिवार को सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि व्यवस्था ने उन्हें त्याग दिया है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे प्रवासी श्रमिकों और दूसरे जरूरतमंदों की मदद करें। प्रियंका ने ट्वीट किया, देश की सड़कों पर त्राहिमाम की स्थिति है। महानगरों से मजदूर भूखे प्यासे पैदल अपने छोटे छोटे बच्चों और परिवार को लेकर चले जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे व्यवस्था ने इनको त्याग दिया हो। उन्होंने कहा, मई की धूप में सड़कों पर चल रहे लाखों मजदूरों का तांता लगा हुआ है, इनके लिए सरकार बसें क्यों नहीं चलवा रही। कांग्रेस नेता ने कहा, उत्तर प्रदेश रोडवेज की 20,000 बसें खड़ी हैं, कृपया इन्हें सड़कों पर उतार दीजिए। इन्हीं श्रमिकों के श्रम से हमारे ये महानगर बने हैं, इन्हीं के श्रम से देश आगे बढ़ा है। भगवान के लिए इन्हें सड़कों पर ऐसे बेसहारा ना छोड़िए। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश की सभी जिला शहर इकाइयों से मेरा आग्रह है कि इन जरूरतमंद लोगों की मदद का कार्य और तेज कर दीजिए, पूरी ताकत लगा दीजिए, यह सेवा का वक्त है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इन हिंदुस्तानी भाइयों के साथ खड़ा है। प्रियंका ने कहा, पुलिस के भाइयों से एक विनती, मैं समझ सकती हूं कि आप पर काम का दबाव है, आप भी परेशान हैं, मगर आपसे मेरी एक विनती है कि इन बेसहारा लोगों पर बल प्रयोग मत करिए। इन पर वैसे ही विपत्ति टूटी हुई है, इनकी गरिमा की रक्षा कीजिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आत्मनिर्भर भारत पर शिवसेना ने केंद्र से पूछे तीखे सवाल। कहा, 20 लाख करोड़ कहां से आएगा। जी हां दोस्तों, शिवसेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज पर सवाल खड़े करते हुए पूछा कि क्या भारत अभी आत्मनिर्भर नहीं है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में पूछा गया है कि 20 लाख करोड़ रुपए का प्रबंध कैसे किया जाएगा। पार्टी ने अपने मुखपत्र में कहा कि एक ऐसा माहौल तैयार करने की जरूरत है जहां उद्योगपतियों, कारोबारियों और बिजनेस क्षेत्रों को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाए। सामना में कहा गया कि आत्मनिर्भरता के इस नए रास्ते पर भारत उद्योगपतियों के देश से बाहर चले जाना वहन नहीं कर सकता है और इसके लिए कुछ समय तक प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो जैसी राजनीतिक संस्थाओं पर विराम लगाया जाना चाहिए। शिवसेना ने कहा कि देश को बताया जा रहा है कि यह पैकेज लघु, छोटे और मध्यम प्रतिष्ठानों, गरीब श्रमिकों, किसानों और आयकर देने वाले मध्य वर्गों को फायदा पहुंचाएगा। मराठी भाषा में प्रकाशित होने वाले सामना में कहा गया है, केंद्र सरकार के अनुसार यह पैकेज 130 करोड़ भारतीय लोगों तक पहुंचेगा और देश आत्मनिर्भर बनेगा। क्या इसका मतलब यह है कि भारत मौजूदा समय में आत्मनिर्भर नहीं है। सामना में कहा गया कि यह अच्छा है कि भारत में पीपीई और N95 मास्क का उत्पादन हो रहा है। सामना में कहा गया, कोई भी देश संकट और संघर्षों से सीखने के बाद आगे बढ़ता है। आजादी से पहले भारत में एक सुई का भी उत्पादन नहीं होता था, लेकिन 60 वर्षों में भारत विज्ञान, तकनीक, कृषि कारोबार, रक्षा उत्पादन और परमाणु विज्ञान क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना। सामना में कहा गया कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद जैसे संस्थान पीपीई किट के निर्माण में मदद कर रहे हैं, जो कि आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा है। शिवसेना ने इस पर भी सवाल पूछे हैं कि 20 लाख करोड़ रुपए वाले पैकेज के लिए धन कैसे जुटाए जाएंगे। शिवसेना ने कहा, ऐसा माहौल तैयार करने की जरूरत है जहां उद्योगपतियों, कारोबार और बिजनेस क्षेत्र को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आर्थिक पैकेज की घोषणाओं पर कांग्रेस का निर्मला सीतारमण पर तंज। सुरजेवाला बोले, खोदा पहाड़ निकला जुमला। जी हां दोस्तों, कोरोना के कारण उपजे आर्थिक संकट से देश को निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। इसका नाम दिया गया है आत्मनिर्भर भारत अभियान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लगातार दूसरे दिन आर्थिक पैकेज को लेकर कई अहम घोषणाएं की। हालांकि वित्त मंत्री की घोषणाएं कांग्रेस को रास नहीं आई। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर वित्त मंत्री पर हमला किया है। उन्होंने कहा, निर्मला सीतारमण के आर्थिक पैकेज के दूसरे दिन की घोषणाओं का अर्थ
खोदा पहाड़ निकला जुमला। वित्त मंत्री ने प्रवासी मजदूरों, फेरी वालों, छोटे कारोबारियों और किसानों और मिडिल क्लास के लिए कई घोषणाएं की हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए सस्ता कर्ज दिया जाएगा, तो प्रवासी मजदूरों को 2 महीने तक मुफ्त राशन देने का फैसला किया गया है। मिडिल क्लास के लिए हाउसिंग लोन सब्सिडी योजना को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। शहरी गरीबों और प्रवासी मजदूरों के लिए सस्ते किराए के घर उपलब्ध कराने की भी घोषणा की गई है। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 2 लाख करोड़ रुपए की मदद, 2.5 करोड़ किसानों को रियायती दर पर 2 लाख करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा। इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। मछुआरों और पशुपालकों को भी इसका लाभ मिलेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने फिर उठाई प्रवासी लोगों की बात, ट्वीट की मजदूरों की कहानी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रवासी मजदूरों और गरीबों की व्यथा दर्शाते हुए एक बहुत ही मार्मिक वीडियो ट्वीट किया। वीडियो में बड़े शहरों से अपने घरों को पैदल ही पलायन कर रहे लोगों की दुर्दशा दिखाई गई है। इसके साथ ही उस वीडियो में एक गाना भी बजता हुआ सुनाई दे रहा है, जिसमें भी मजदूरों का दुखी बयान किया गया है। बता दें कि राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरने के लिए लगातार कोशिशें करते रहते हैं। लॉकडाउन के दौरान ही राहुल गांधी ने सरकार के कई फैसलों पर सवाल उठाए थे। वीडियो के साथ ही राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है, अंधकार घना है, कठिन घड़ी है, हिम्मत रखिए, हम इन सभी की सुरक्षा में खड़े हैं। सरकार तक इनकी चीखें पहुंचा के रहेंगे, इनके हक की हर मदद दिला के रहेंगे। देश की साधारण जनता नहीं, ये तो देश के स्वाभिमान का ध्वज है, इसे कभी भी झुकने नहीं देंगे। बता दें कि राहुल गांधी का यह ट्वीट इसलिए अहम है क्योंकि आज ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के किसानों, प्रवासी मजदूरों और गरीबों के लिए दी जाने वाली कई रियायतों की घोषणा की है। बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन में सबसे ज्यादा दिक्कत शहरी गरीबों और प्रवासी मजदूरों को ही उठानी पड़ रही है, क्योंकि उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। पैसों और काम के अभाव में मजदूर वर्ग बड़े शहरों अपने घर वापस जाने को बेबस हुआ। इसी वजह से सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई और बसों की भी व्यवस्था की, लेकिन फिर भी अभी सड़कों और तमाम हाईवे पर लोगों का जत्था पैदल चलता नजर ही आ ही जाता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश को झटका देने की तैयारी में कमलनाथ, उपचुनाव से पहले करेंगे उठापटक। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में चुनावी समर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने खेमे में लाकर कमलनाथ का तख्ता पलटने के बाद शिवराज सिंह चौहान गद्दी पर बैठ चुके हैं, मगर कमलनाथ भी इतनी आसानी से सियासी बाजी में हार मानने को तैयार नहीं है। उपचुनाव सर पर है और कमलनाथ के बयानों ने भाजपा के खेमे में खलबली मचाई हुई है। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। सियासी घमासान के लिए भाजपा और कांग्रेस अपनी कमर कस चुके हैं, मगर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 6 पूर्व विधायकों से संपर्क का दावा करके भाजपा के सियासतदानों की नींदें उड़ा दी हैं। हालांकि जवाबी हमले में भाजपा ने कमलनाथ को खुद अपना घर बचाने की सलाह दे डाली है, मगर अंदर खाने पार्टी के वरिष्ठ नेता इस भीतरघात से आशंकित है। अभी तक इस उपचुनाव में सिंधिया के साथियों को तरजीह देने का ऐलान किया गया है। यहाँ तक कि 24 में से 22 टिकट इन्हीं कांग्रेस के बागियों को दिए जाने की चर्चा जोरों पर है, मगर अब भाजपा को अपनी ही पार्टी के बागियों की ओर से डर सता रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उद्धव ठाकरे निर्विरोध चुने गए महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में विधान परिषद की 9 खाली सीटों पर 21 मई को चुनाव होने थे, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 3 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया है, जिसके बाद अब मैदान में सिर्फ 9 प्रत्याशी ही रह गए थे। इसी वजह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को निर्विरोध रूप से महाराष्ट्र विधान परिषद का सदस्य चुन लिया गया है। बता दें कि उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर को राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसी वजह से उन्हें विधानसभा या विधान परिषद दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य चुना जाना जरूरी हो गया था, क्योंकि 6 महीने की समय सीमा खत्म होने वाली थी। बता दें कि चुनाव के मैदान से अपना नाम वापस लेने की समय सीमा 14 मई तक ही थी। यही वजह है कि आज अतिरिक्त उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए, जिस वजह से चुनाव की जरूरत भी खत्म हो गई। महाराष्ट्र की विधान परिषद में जो 9 सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं, उनमें शिवसेना के 2, एनसीपी के 2, कांग्रेस के 1 और बीजेपी के 4 सदस्य शामिल हैं। शिवसेना की तरफ से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और नीलम गोऱ्हे, एनसीपी की तरफ से शशिकांत शिंदे और अमोल मिटकरी और कांग्रेस की तरफ से रमेश कारद विधान परिषद के लिए चुने गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अपनी ही पार्टी की सरकारों के खिलाफ आरएसएस का मजदूर संगठन बीएमएस 20 मई को करेगा राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन।
जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध भारतीय मजदूर संघ ही अपनी भाजपा पार्टी के श्रम कानून के संबंध में लिए गए फैसले के खिलाफ खड़ी हो गई है। आरएसएस से संबंध भारतीय मजदूर संगठन ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे भाजपा शासित राज्यों में श्रम कानूनों का उल्लंघन करने के फैसले को वापस के लिए 20 मई को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। बता दें, देश भर में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन लगाया गया है, जिसमें लाखों प्रवासी मजदूरों के रोजगार छीन लिए। इसके बाद कई राज्यों ने श्रम कानूनों को हटाया और उनमें बदलाव किए। राज्यों ने ये तर्क दिया कि मजदूरों के हितों को देखते हुए ही ये फैसला लिया गया है, जिस पर विपक्ष ने कई सवाल उठाए थे। लेकिन अब आरएसएस से जुड़े ट्रेड यूनियन भारतीय मजदूर संघ ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। संघ ने राज्यों के उठाए इन कदमों को एंटी वर्कर करार दिया, साथ ही प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।